नमस्कार दोस्तों, आज का विषय अपसपा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट पर हंगामा इतना क्यों है और अभी जो पैनल बनाया गया है अपसपा की समीक्षा के लिए उसकी जरूरत क्यों पड़ी, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। 4 दिसंबर 2021 को नागालैंड के एक जिले मोन में जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के पैरा 21 के जो जवान थे, उन्होंने गलत पहचान की वजह से वहां पर खदान में, कोयले की खदान में काम करने वाले कुछ जो वर्कर्स थे, उनको क्या है, गलत पहचान की वजह से उनको मार दिया। और इसके बाद अपसपा पर नागालैंड के मुख्यमंत्री ने और इसके साथ ही वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो तमाम उग्रवादी संगठन हैं, उन संगठनों ने क्या किया कि अपसपा को हटाए जाने की मांग क्या है, शुरू कर दी। तो अपसपा को लेकर ये जो मोन जिले में कोयले की खदान में काम करने वाले वर्कर्स को गलती से मार दिए जाने की जो घटना हुई, और उनके पास एक हथियार था, तो हथियार की वजह से जो पैरा 21 जो बहुत ही फेमस रहा है म्यांमार में एक ऑपरेशन के संदर्भ में, उस पैरा 21 के जवानों के द्वारा जो गलती हुई, उस गलती से नागालैंड की शांति प्रक्रिया पर क्या असर पड़ने वाला है, और इसको लेकर जो तमाम जो डिमांड्स की जा रही हैं, उन डिमांड्स को एक सिलसिलेवार तरीके से क्या है समझेंगे। यहाँ पर इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए दरअसल आपसे मैं एक सिलसिलेवार चर्चा करूंगा कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर जो एक्ट है, स्पेशल पावर्स जो एक्ट है, इसमें सबसे पहले आप ये समझेंगे कि अपसपा जो है वह क्या है, अपसपा क्या है, इस बात को समझेंगे। दूसरा हम लोग ये समझेंगे कि अपसपा जो है, जो अपसपा है, उस अपसपा का इतिहास क्या है, इसका इतिहास, इसकी जो पृष्ठभूमि है, इस पृष्ठभूमि को समझेंगे। इसके साथ ही अपसपा जो है वो भारत के किन किन हिस्सों में लागू है, अपसपा किन हिस्सों में, किन क्षेत्रों में, किन राज्यों में लागू है, इस बात को समझेंगे। जहां पर लागू है वहां में कौन सी ऐसी जगह है या कौन सा ऐसा राज्य है जहां से हटाने की मांग की जा रही है। अपसपा के जो प्रावधान हैं, उन प्रावधानों के बारे में समझेंगे कि इसके प्रावधानों के कठोर होने या इसमें सुरक्षा बलों को जो बहुत अधिक शक्तियां मिलती हैं, उन शक्तियों के मिलने की वजह से क्या किस तरह के विरोध के मुद्दे सामने आ रहे हैं, इनको हम लोग समझेंगे। और इसके साथ ही अपसपा के संदर्भ में यहां पर हम लोग ये भी समझेंगे कि अपसपा को लेकर जो पक्ष और विपक्ष है, जो लोग अपसपा को बनाए रखने की बात करते रहे हैं, उनके क्या तर्क हैं, और इसके साथ ही यहां पर जो लोग अपसपा को हटाए जाने की बात कर रहे हैं, उनके क्या तर्क हैं, और इसके साथ ही अपसपा पर जो विभिन्न समीक्षा समितियां बनी, उनके इतिहास को समझते हुए जो ताजा तरीन घटनाक्रम है, उसमें क्या है, क्या नया मोड़ आया है, इस बात को भी आप समझेंगे। तो ये है, और इसके साथ ही नागालैंड की जो शांति प्रक्रिया है, उस शांति प्रक्रिया से क्या, शांति प्रक्रिया पर अपसपा के हटाए जाने की जो मांग है, या जो नागालैंड के मोन जिले में 4 दिसंबर 2021 को जो घटना हुई, उसका कुल मिलाकर परिणाम क्या होगा, इस बात को समझेंगे। जहां तक अपसपा की बात है, तो अपसपा का विस्तार है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। अपसपा को हिंदी में भी उच्चारण कर दिया जाता है अपसपा, और अपसपा को जब यहां पर
ये कहा जाता है। तो इसका विस्तार क्या है? इसका विस्तार है आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस, फोर्सेस, फोर्सेस स्पेशल, स्पेशल पावर्स, पावर्स एक्ट, एक्ट 1958, 1958 में क्या है? ये एक्ट क्या है? आज का जो संस्करण है उसका इतिहास 1958 से मिलता है। जम्मू कश्मीर के बारे में जो आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर दिए गए हैं वो जो 2010 के कानून से दिए गए हैं वो अलग अपसपा है, लेकिन जिसकी हम लोग ज्यादातर बात करेंगे इसी से जुड़ा हुआ है। अगर हिंदी की बात करें तो यहां पर क्या है कि इसको सशस्त्र बल, सशस्त्र बल विशेष शक्ति, विशेष शक्ति अधिनियम 1958 क्या है इसको कहेंगे। विशेष बल शक्ति या सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958, कई बार विशेषा अधिकार अधिनियम भी क्या कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 को जब आप रीड करेंगे तो वहां पर आप एक प्रावधान पाएंगे, एक उल्लेख पाएंगे कि जो सशस्त्र बल हैं या जो मार्शल लॉ है, सेना विधि प्रवृत्त किए जाने वाले क्षेत्रों में, लागू किए जाने वाले क्षेत्रों में इस भाग के अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है। मार्शल लॉ या हिंदी में सेना विधि कहते हैं। तो जहां पर मार्शल लॉ या सेना विधि लागू की जाएगी वहां पर भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों का संसद चाहे तो क्या निर्बंधन कर सकती है। और अनुच्छेद 34 को जब और आप ध्यान से पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 34 में सेना विधि लागू किए जाने वाले क्षेत्रों में, क्षेत्रों से संबंधित जो प्रावधान है उन प्रावधानों को बनाने की शक्ति या कोई दंड वगैरह है, उस दंड से संबंधित जो प्रावधान है वो संसद को कह दिया गया है। दरअसल संसद जहां पर सेना विधि मार्शल लॉ लागू किए जाने की वजह से किसी को कोई हानि नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए कानून क्या बना सकती है। 34 में ही ये बात भी कही गई है कि जो मार्शल लॉ जहां पर लागू किया जाएगा उसका उद्देश्य जो है वो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने का या पब्लिक ऑर्डर को फिर से रिस्टोर करने का होगा। तो संविधान के अनुच्छेद 34 में ये संकेत मौजूद हैं कि संसद कानून बनाकर उन परिस्थितियों में जहां पर अशांति है, जो उपद्रवग्रस्त क्षेत्र हैं, उनमें उनके पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या उसकी पुनर्स्थापना के लिए, उसके पुनर्स्थापना के लिए, उसको रिस्टोर करने के लिए जो सेना है उससे संबंधित कुछ कानून बना सकती है। और उन क्षेत्रों में अगर कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई भी संसद क्या कर सकेगी। इससे यहां पर यह संकेत मिलता है कि जो आज का आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर में आज आप देखते हैं, जिनको लेकर तमाम विरोध की बातें हैं, उसका आधार अनुच्छेद 34 है। तो यहां पर इसको समझने में कि अपसपा क्या है, अपसपा का जो संवैधानिक आधार है वह संवैधानिक आधार अनुच्छेद 34 में क्या है उपलब्ध है। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 34 है, अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ के बारे में संकेत मिलते हैं, सेना विधि को लागू करने के बारे में संकेत मिलते हैं। इसमें यहां पर कहा गया है कि मार्शल लॉ लागू किए जाने वाले क्षेत्रों में संसद कानून बनाकर क्षतिपूर्ति क्या कर सकेगी। अगर किसी का कोई नुकसान हुआ है तो वहां पर क्या है क्षतिपूर्ति क्या कर सकेगी। अनुच्छेद 34 में ही यहां पर है कि जो यहां पर मार्शल लॉ जिन क्षेत्रों में लागू किया जाएगा उसका जो उद्देश्य होगा
उसका जो उद्देश्य होगा वह व्यवस्था को बनाए रखने का होगा, वह व्यवस्था बनाए रखने का होगा या व्यवस्था को फिर से स्थापित किए जाने का होगा। और इसके साथ ही संसद को ही ये शक्तियां दी गई हैं कि वह इन क्षेत्रों के संदर्भ में दंड वगैरह के जो भी प्रावधान हैं उन प्रावधानों से जुड़ी हुई बातें क्या जोड़ सकेगी। तो ये इसके आधार पर यह भी बात कही जाती है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 34 है वह दरअसल सैन्य आपात की अवधारणा की तरफ संकेत करता है। भारतीय संविधान में भले ही आपात प्रावधानों के तहत 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन या जो राज्य आपात स्टेट इमरजेंसी जिसको कहते हैं, और 360 के तहत जो वित्तीय आपात लगाए जाने की बात है, उसी तरह से अनुच्छेद 34 के तहत भारत में मिलिट्री इमरजेंसी लगाए जाने का भी प्रावधान है। और यह मिलिट्री इमरजेंसी लगाए जाने का आधार पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है और पब्लिक ऑर्डर को रिस्टोर करना है। अनुच्छेद 34 के प्रावधानों से या अनुच्छेद में कही गई बातों से यह भी स्पष्ट होता है कि जहां भी सेना विधि प्रवृत्ति होगी वहां पर मूल अधिकारों का निर्बंधन क्या हो सकता है। तो जब मूल अधिकार के अपवाद प्रावधानों के बारे में पढ़ते हैं या जब मूल अधिकारों की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं भारतीय संविधान के संदर्भ में, तो वहां पर यह कहा जाता है कि भारत में मूल अधिकार असीमित नहीं सीमित हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में युक्त प्रतिबंध की बात है। भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी सहित 6 अधिकार तो हैं, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो प्रतिबंध लगाए जाने की वजह से मूल अधिकार क्या है, सीमित हैं। मूल अधिकारों के अपवाद भी हैं, 31A, 31B, 31C में मूल अधिकारों के अपवाद हैं, तो अपवादों की वजह से भी सीमित है। मूल अधिकार जो हैं उनको निर्बंधित भी किया जा सकता है, उनको रोका भी जा सकता है। ये 33 और 34 में है। 33 में जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं उनके मूल अधिकार सीमित किए जा सकते हैं और मूल अधिकारों का निलंबन भी किया जा सकता है, मूल अधिकारों को सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो यहां पर 2-3 बातें देखिए। पहली बात तो यह है, आपको पता लगा कि मूल यहां पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 के विस्तार को ही अपसपा कहते हैं। इसको हिंदी में सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 कहते हैं। इसका संवैधानिक आधार अनुच्छेद 34 है। अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ लगाए जाने का संकेत मिलता है। अनुच्छेद 34 में संसद कानून बनाकर क्षतिपूर्ति कर सकेगी, यह भी कहा गया है। अनुच्छेद 34 में का जो मार्शल लॉ लगाए जाने का उद्देश्य है वह किसी क्षेत्र में व्यवस्था को बनाए रखने या फिर से स्थापित करने का उद्देश्य है। और इसके साथ ही संसद को ही अनुच्छेद 34 में जो दंडादेश है वह दंडादेश या दंड के बारे में भी संसद को ही शक्तियां कह दी गई हैं। तो इन 7 बातों के अलावा जो 8वीं बात है वो 8वीं बात क्या है, इसको भी आप समझें। 8वीं बात यहां पर यह है कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में आपात जो प्रावधान हैं उन आपात प्रावधानों में सैन्य आपात के भी संकेत क्या है, मौजूद हैं। दरअसल अनुच्छेद 352 के तहत भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपात लगाए जाने की जो अवधारणा है वह या राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति की घोषणा के द्वारा लगाया जाएगा, यह बात क्या है, मौजूद है। इसी तरह से अनुच्छेद 356 में राज्य आपात की अवधारणा, स्टेट इमरजेंसी की अवधारणा, जिसको हम लोग लोकप्रिय भाषा में राष्ट्रपति शासन जो लगाए जाने की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की भी अवधारणा क्या है, मौजूद है। और इसके साथ ही अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात लगाए जाने के भी प्रावधान है। लेकिन इन सब के साथ ही यह बात भी क्या है, यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि वित्तीय आपात के अलावा यहां पर अनुच्छेद 34 में दरअसल कुछ विद्वान कहते हैं कि सैन्य आपात जो मिलिट्री इमरजेंसी है वह मिलिट्री इमरजेंसी भी लगाए जाने की अवधारणाएं मौजूद हैं।
दरअसल ये सैन्य आपात शब्द तो 34 में नहीं आया है, लेकिन सेना विधि शब्द क्या है आया है। सेना विधि जो है इसको इंग्लिश में मार्शल लॉ कहते हैं। तो मार्शल लॉ की जो अवधारणा है वह अवधारणा भी यहां पर क्या है मौजूद है। जो मार्शल लॉ की अवधारणा है, यह मार्शल लॉ की अवधारणा क्यों है, क्या इसका उद्देश्य है, तो यहां पर इसका उद्देश्य यह है कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मार्शल लॉ लगाया जा सकता है, और इसके साथ ही व्यवस्था को फिर से रिस्टोर करने के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए क्या है फिर से मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। और इसका क्या असर होगा जब मार्शल लॉ लगाया जाएगा, तो अनुच्छेद 34 ये कहता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मूल अधिकार हैं, उन मूल अधिकारों का क्या हो जाएगा, निर्बंधन हो जाएगा। ये 34 में बात क्या है कही गई है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो ये आर्टिकल 34 है, इससे अपसपा को कनेक्ट करना आपको आना चाहिए। अगर आप अपसपा को इससे कनेक्ट नहीं करते हैं तो अपसपा को आप आइसोलेशन में पढ़ रहे हैं। तो जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, उस एक्ट को बनाने की जो शक्ति है, जो संसद को यह शक्ति है, यह अनुच्छेद 34 से मिली है। और संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए 1958 में यह कानून क्या है बनाया है। यह है अपसपा का संवैधानिक परिचय। अब इसका राजनीतिक परिचय भी आपको देते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, तो यह 8वां पॉइंट हुआ। फिर यहां पर आप ये समझें कि जो इस पूरे लेक्चर का जो पार्ट 2 है, उस पार्ट 2 को आप समझें। ये जो पार्ट 2 है, इसमें हम लोग अपसपा के इतिहास को देखेंगे, और अपसपा के इतिहास को देखने से आज का उसका जो भूगोल आपको है, वह भूगोल समझ में आएगा। अपसपा की जो शुरुआत है वह 1947 से ही क्या है होती है। अपसपा का इतिहास 1947 में भारत के बंटवारों के दंगों से शुरू होता है। तो ये यहां पर 9th पॉइंट है कि अपसपा का जो इतिहास है, अपसपा का इतिहास 1947 के 1947 के जो बंटवारे के दौरान जो दंगे शुरू हुए, दंगे से शुरू होता है। ये अपसपा की कहानी की शुरुआत है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत दुखद कहानी का हिस्सा रहा है। 1947 में 4 अध्यादेश जारी किए गए। एक उसमें से बंगाल से संबंधित था, दूसरा आसाम से, तीसरा पूर्वी पंजाब और दिल्ली से, और चौथा जो है वह उस जमाने में संयुक्त प्रांत कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश, आज के उत्तर प्रदेश से उस जमाने के संयुक्त प्रांत से। तो यहां पर जो 10वां पॉइंट है, वह 10वां पॉइंट अपसपा के इतिहास के संदर्भ में यह है कि अपसपा जो है 1947 में जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय जो दंगे भड़के, उन दंगों को रोकने के लिए कई स्थानों पर सेना लगाने की जरूरत आ पड़ी। तो जब आप पुलिस से कोई चीज कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और आप सिविलियन मामलों में, नागरिक मामलों में सेना को लगाते हैं और लंबे समय तक लगाए जाने की आप क्या है प्रक्रिया में होते हैं, तो आपको वहां पर सेना जहां पर ऑपरेट करती है, वहां पर क्या है आपको सेना से जुड़े हुए कानूनी जो शक्तियां हैं, अधिकार हैं, उनको स्पष्ट करना होगा। तो 1947 में 4 अध्यादेश जो है, 4 अध्यादेश जो है वे 4 अध्यादेश जारी किए गए। ये जो 4 अध्यादेश क्या है जारी किए गए, इनमें से
एक अध्यादेश बंगाल से संबंधित था। यहां पर इनमें से एक अध्यादेश जो था वह अध्यादेश बंगाल से संबंधित था। वह अध्यादेश जो था वह बंगाल से संबंधित था। दूसरा जो अध्यादेश था वह आज के असोम से संबंधित था। दूसरा असोम से, आज के असोम से। तीसरा जो था वो दिल्ली और पूर्वी पंजाब से। तो पूर्वी पंजाब कौन होगा, यहां पर आप समझ सकते, यहां पर तीसरा पूर्वी पंजाब और दिल्ली से था। पूर्वी पंजाब मतलब जो हमारे हिस्से का जो पंजाब था वो पूर्वी पंजाब और दिल्ली से था। और चौथा जो अध्यादेश था, जो चौथा अध्यादेश संयुक्त प्रांत से आज के उत्तर प्रदेश से संबंधित था। जो आज उत्तर प्रदेश है उस आज के उत्तर प्रदेश से क्या है, यह संबंधित था। 1947 में ये जो चारों अलग अलग अध्यादेश जारी किए गए, ये बंटवारे के बाद पैदा होने वाले दंगों से उपजी अशांति को रोकने के लिए सेना को विशेष शक्तियां देकर सिविल या नागरिक मामलों में उतारने के लिए जारी किए गए थे। ये अध्यादेश वैसे तो 4 अलग अलग अध्यादेश थे, लेकिन इनके उद्देश्य साझा थे और इनमें प्रक्रिया भी साझी थी कि हर जगह आप बंटवारे से पैदा हुए दंगे जो भड़के हैं, उन दंगों से जुड़ी हुई अशांति को, उपद्रव को रोकने के लिए सेना को विशेष शक्तियां दे रहे हैं और सेना को सिविल या नागरिक मामलों में उतार रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज भी और पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्यों में, 2-3 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो आज भी हम यही काम कर रहे हैं। तो बंटवारे के बाद भी हिंदुस्तान को चैन नहीं मिला। ये अक्सर हम लोग अपनी पॉलिटी की कक्षाओं में ये बात कहते हैं कि भारत के लिए बंटवारे के बाद के हालात कभी भी आसान नहीं थे। जो देश आजाद हो रहा है उसी समय उसका बंटवारा हो गया। जैसे कोई घर आप बना रहे हैं, घर बनते ही वो बंट गया। तो आप ऐसे देखें कि घर बनते समय कितनी तकलीफ होती है अगर बंट गया वो, उसी तरह से देश बंट गया। और पूरी मानवता के इतिहास में रामचंद्र गुहा जैसे महान इतिहासकार और पर्यावरणविद इस बात को लिखते हैं कि जितनी आबादी सरहद के एक भाग से दूसरे भाग तक गई, उतना आपको मानवता के इतिहास में इस तरह का विस्थापन आपको क्या है, नहीं मिलेगा। तो यह बहुत बड़ी क्या है, एक ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम भी थी। तो सेना को हम विशेष शक्तियां दे रहे थे और दरअसल आगे क्या किया गया कि जो हमने 1947 में जो काम हम ऑर्डिनेंस को प्रमलगेट करके कर रहे थे, उसको हमने 1948 में क्या किया, व्यवस्थित किया और हमने एक साझा कानून बनाया, सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1948। तो दरअसल 11वां पॉइंट यही है कि चारों अध्यादेशों को, चारों जो अध्यादेश थे, चारों अध्यादेशों को साझा रूप से एक कानून के तहत क्या है, साझा रूप से एक कानून के तहत क्या है, आगे बढ़ाया गया। आगे चलकर एक कानून के तहत क्या है, लाया गया। और ये जो कानून था, ये कानून लाया गया और यह कानून था सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1948 अधिनियम 1948 जो है, यह क्या है, नाम क्या है, इसमें क्या है, आया। दरअसल इसके बाद क्या हुआ, देखिए 1907, अब यह बात भी थी कि इनको क्या है, 1 साल के भीतर क्या है, इनको क्या है, ये प्रभावी किए गए थे और इनको समाप्त भी होना था। लेकिन ये 1957 में क्या है, समाप्त हुए। यहां पर 12वीं बात यह है कि ये कानून जो हैं, ये कानून
एक वर्ष के भीतर प्रभावी होकर समाप्त होने थे, लेकिन 1958 तक ये प्रभावी रहे। मतलब ये 1957 में क्या है, समाप्त किए गए। 1957 में यह क्या है, समाप्त किए गए। 1957 में समाप्त किए जाने से यह बिल्कुल अर्थ नहीं निकालना है कि इनकी जरूरतें खत्म हो गई। इनकी जरूरतें खत्म नहीं हुई। दरअसल आजादी के बाद ही नागालैंड सुलगने लगा, बगावत की आग वहां पर सुलगने लगी। और आजादी के पहले ही 14 अगस्त 1947 को नागालैंड में फिजो ने बगावत कर दी। और यह जो फिजो की बगावत थी, उस बगावत के बाद उनको जेल में डाला गया। जेल में डालने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने बाद में उन्हें जेल से रिहा करवाया और इसके साथ ही उनसे बातचीत भी की, लेकिन उनके बगावती तेवरों पर कोई प्रभाव क्या है, नहीं पड़ा। तो अब जब आप पढ़ते हैं मेंस के पाठ्यक्रम में कि नेशन बिल्डिंग के चैलेंजेस क्या हैं, बहुत सारे टीचिंग के भी जो आरएएस से लेकर और दूसरे स्टेट्स में जो टीचिंग के कोर्सेज जो सिलेबस हैं, उसमें नेशन बिल्डिंग के चैलेंजेस पढ़े जाते हैं। तो नेशन बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि कोई आप कह रहे हैं कि भाई हमारा घर एक होगा, हम सभी मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन नागा कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारा घर नहीं, हम अपना अलग घर बनाएंगे। और बगावत जो है 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, 14 अगस्त 1947 को ही फिजो ने बगावत कर दी। और यह बगावत शांत नहीं हुई। इस बगावत पर अलग कक्षा में बातें करेंगे। दरअसल 1958 की गर्मियों में भारत के राष्ट्रपति को फिर एक क्या है, अध्यादेश जारी करना पड़ा। 1958 मई में भारत के राष्ट्रपति ने सशस्त्र बल आसाम और मणिपुर विशेष शक्ति अध्यादेश क्या है, जारी किया। यह 13वां पॉइंट है। मतलब ये इसके हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो ये एक 1957 का जो 1957 तक आकर 1947 से जो अध्यादेश लागू किया जा रहा था उसको तो रिपील कर दिया गया। लेकिन फिर इसके साथ ही मई 1958 में 1958 में भारत के राष्ट्रपति को, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करते हुए, अध्यादेश जारी करके सशस्त्र बल विशेष शक्ति अध्यादेश, विशेष शक्ति का प्रावधान क्या है, करना पड़ा, का प्रावधान करना पड़ा या प्रावधान की घोषणा करनी पड़ी। शुरुआती दौर में इसी कानून को, इसी अध्यादेश को फिर क्या है, कानून का रूप दिया गया। आप जानते होंगे कि अध्यादेश की जगह पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत 6 सप्ताह के भीतर, जैसे ही संसद का सत्र आयोजित होता है उसके 6 सप्ताह के भीतर अधिनियम लाया जाना जरूरी होता है। तो इसी को सशस्त्र बल आसाम और मणिपुर विशेष शक्ति अधिनियम 1958 कहा गया। तो यह जो था, यह क्या था, आसाम और मणिपुर के विशेष संदर्भ में क्या बनाया गया, क्योंकि आसाम उस समय अविभाजित था और जो 1963 में जो नागालैंड बना वह पहले आसाम का ही हिस्सा था। तो नागालैंड में जो बगावत जो वहां पर भड़की थी, उस बगावत को शांत करने के लिए सेना को विशेष शक्ति देते हुए 1958 में क्या है, ये कानून क्या बनाया गया। इसके बाद इसी कानून को अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा के गठन के बाद इसी 1958 के कानून को उन राज्यों के लिए भी क्या है, अपनाया गया।
तो यहां पर 14वां पॉइंट है कि 1958 के अपसपा को पूर्वोत्तर के नए राज्यों के गठन के बाद उन राज्यों में लागू किया गया और ये लागू किए जाने वाले राज्य थे, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको लागू किया गया। अरुणाचल प्रदेश के अलावा आसाम और मणिपुर तो पहले से ही थे। इसका मतलब कि यह क्या है, मणिपुर में, इसके साथ ही नागालैंड में एक समय विशेष में त्रिपुरा में, मेघालय में व इसके साथ ही क्या है, मिजोरम में, मेघालय व मिजोरम के लिए भी क्या है, इसको लागू किया गया। तो इस तरह से आज जिस हम पूर्वोत्तर के अपसपा की बात कर रहे हैं वो 1958 का एक कानून है, संसद के द्वारा बनाया गया। एक बात, जम्मू कश्मीर में जो आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट लागू है वो आसाम और मणिपुर के 1958 के अपसपा से अलग है और 2010 में क्या है, ये बनाया गया। यहां पर इसमें फिर हम लोग आते हैं पार्ट 3 पर कि भारत के कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर आज भी अपसपा क्या है, लागू है। देश के कौन कौन से हिस्से हैं, देश के कौन से हिस्से हैं जहां पर अपसपा क्या है, देश के कौन से हिस्से हैं जहां पर अपसपा क्या है, लागू है। पहला, पूरे आसाम में अपसपा क्या है, लागू है। और अभी 28 अगस्त 2020 को क्या है, तो 15वां पॉइंट है कि पूरे आसाम में, असोम में अपसपा क्या है, लागू है। देश के कौन से हिस्से में अपसपा लागू है, तो यहां पर एक मैंने कहा कि पूरे असोम में लागू है। फिर इसके साथ ही पूरे नागालैंड में लागू है और 28 अगस्त 2020 को असोम में लागू अपसपा का विस्तार किया गया और 30 जून 2020 को नागालैंड में अपसपा का विस्तार किया गया। तो पूरा नागालैंड जो है इसमें भी अपसपा क्या है, लागू है। इसके साथ ही असोम और नागालैंड के अलावा इंफाल के नगर पालिका क्षेत्र को छोड़कर पूरे मणिपुर में अपसपा क्या है, लागू है। पूरा जो मणिपुर है उसमें भी क्या है, अपसपा क्या है, लागू है। यहां पर पूरे मणिपुर में अपसपा लागू है। और यहां ध्यान रखना है कि मैंने कहा कि इंफाल जो नगर पालिका का इलाका है उस नगर पालिका के इलाके को छोड़कर, नगर पालिका का जो इलाका है, इलाके को छोड़कर क्या है, अपसपा क्या है, यहां पर क्या है, लागू है। फिर इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में कुछ जो इलाके हैं वहां पर लागू है। जैसे अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है तिराप, एक जिला है चांगलाग, एक जिला है लोंगडोंग और एक असम के सीमावर्ती जो 8 पुलिस थाना क्षेत्र हैं उनमें भी अपसपा क्या है, लागू है। तो यहां पर 18वां पॉइंट है कि अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ इलाकों में, पूरे नहीं, अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में अपसपा क्या है, लागू है। जैसे मैंने कहा कि तिराप एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर अपसपा लागू है। इसके साथ ही लोंगडोंग एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर भी अपसपा क्या है, लागू है। इसके साथ ही चांगलांग एक डिस्ट्रिक्ट है, चांगलांग जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भी क्या अपसपा लागू है। और वो बॉर्डर एरियाज जो असम से अरुणाचल प्रदेश के मिलते हैं उनके कुछ जो पुलिस स्टेशंस हैं वहां पर भी क्या है, अपसपा क्या है, लागू है। इसके साथ ही आप जानते होंगे
कि त्रिपुरा और मेघालय में अपसपा लागू था लेकिन हटा लिया गया है। तो अभी क्या है, इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में अलग कानून के तहत वहां पर भी क्या है, अपसपा क्या है, लागू है। दरअसल इसको क्लैरिटी के लिए आपको यह समझना है अपसपा के संदर्भ में कि यहां पर अगर हम लोग पॉइंट के संदर्भ में बात करें तो 20वां पॉइंट आपका यह है कि अगर आप समझना चाहते हैं कि अपसपा को लेकर भारत में कुल मिलाकर क्या स्थिति है, कौन से हिस्से हैं जहां पर लागू है, कौन से हिस्से हैं जहां लागू था, कौन से हिस्से हैं जहां पर हटा लिया गया है, तो यहां हम लोग 3 कैटेगराइजेशन क्या कर सकते हैं कि एक है लागू है, दूसरा है कि लागू है लेकिन हटाए जाने की मांग की जा रही है, लागू है लेकिन हटाए जाने की मांग क्या है, की जा रही है, हटाए जाने की मांग की जा रही है। और इसके साथ ही तीसरा है कि लागू था, यहां पर लागू था, अब क्या है, हटाया जा चुका है, अब हटाया जा चुका है। ये चीज क्या है आपको समझनी है, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि जो यहां आप ये पाएंगे कि लागू है, कहां कहां पर लागू है, तो यहां पर लागू के संदर्भ में आप देखेंगे कि पूरे आसाम में क्या है, असोम में लागू है, इसके साथ ही मणिपुर में भी क्या है, लागू है, असोम और मणिपुर में क्या है, लागू है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ जो इलाके हैं, अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका है, तो इस इलाके की अगर हम लोग बात करें यहां पर कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में क्या है, लागू है, कुछ इलाकों में। और इसके साथ ही अगर यहां हम लोग बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी क्या है, अलग 2010 के कानून के तहत स्पेशल पावर्स एक्ट क्या है, लागू है। लेकिन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, राज्य हैं जहां पर अपसपा को हटाए जाने की मांग की, लागू है लेकिन हटाए जाने की मांग की जा रही है, और वो इलाका है नागालैंड। नागालैंड में हटाए जाने की क्या है, मांग की जा रही है। और मांग इतनी सघन है कि राज्य विधानसभा ने, मतलब यहां पर जो हटाए जाने की मांग है, तो यहां पर क्या है कि विधानसभा जो है नागालैंड की, उसने हटाए जाने का जो प्रस्ताव है वह प्रस्ताव क्या है, पारित कर दिया है। वहां के मुख्यमंत्री नेफियो रिफू जो है वह क्या है, इसकी बात क्या कर रहे हैं। इसी तरह से मेघालय, ये तो नागालैंड विधानसभा की बात है, मेघालय के जो मुख्यमंत्री इस समय हैं वे कांग्रेस के पूर्व नेता पीएस संगमा साहब के सुपुत्र हैं, के संगमा, कॉनराड संगमा। तो के संगमा ने भी यहां पर मेघालय के बाद पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में अपसपा को हटाए जाने की मांग की है। और 28 दिसंबर 2021 में द हिंदू अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित एक खबर के अनुसार मणिपुर में ज्वाइन चोरस टू रिपील अपसपा। तो यहां पर क्या है कि ये जो है इसमें ये कहा जा रहा है, लेकिन हमारे पास यहां पर कंफ्यूजन से बचने के लिए अभी आप समझें कि नागालैंड जो है वहां पर क्या है, अपसपा को हटाए जाने की मांग की जा रही है। और यह मांग केवल और केवल उग्रवादी दलों की ही नहीं है, दरअसल जनता की भी है, और इसके साथ ही वहां के मुख्यमंत्री की भी है। जहां पर पहले अपसपा लागू था लेकिन अब उसे हटा लिया गया है, तो त्रिपुरा में जो अपसपा है वह क्या है, हटा लिया गया है। त्रिपुरा पिछले 18 साल से वहां पर अपसपा क्या लागू था,
उसे क्या हटा लिया गया है। तो 18 साल से लागू था, 2018 में क्या हटाया गया इसको। और इसके साथ ही अगर मेघालय को भी देखें तो मेघालय में भी 27 साल से अपसपा लागू था, इसको 2015 में क्या हटा लिया गया, 2015 में इसको क्या हटा लिया गया। दरअसल ये जो पूरा जो मामला है, इसमें आप जानते होंगे कि नागालैंड में हटाए जाने की मांग क्यों की जा रही है, क्योंकि मोन जिले की वो 14 नागरिकों के मारे जाने की जो घटना है, उस घटना की वजह से क्या है हटाए जाने की क्या है मांग की जा रही है। और अभी क्या है, एक पैनल क्या है अभी एक बना है, उस पैनल के द्वारा क्या है यह बात कही जा रही है। विवेक जोशी पैनल, सरकार ने अभी एक विवेक जोशी पैनल क्या है बनाया है। और ये जो विवेक जोशी पैनल है, ये 28 दिसंबर को 2021 को इसके बारे में अखबारों में न्यूज आई। ये जो विवेक जोशी पैनल है, यह अपसपा की समीक्षा के लिए है, यह अपसपा की समीक्षा के लिए है। और यह देखेगा कि नागालैंड में अपसपा जो है वह किस आधार पर क्या हटाया, या नागालैंड में हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता है। जैसे यह पैनल गठित हुआ, जो नागालैंड के मुख्यमंत्री थे नेफियो रियो, उन्होंने दावा किया कि नॉट ओनली इन नागालैंड बट द होल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है उनकी क्या है, उनकी मांग को ध्यान में रखा जाएगा। या जो ये मैंडेट है इस पैनल का, वो केवल नागालैंड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में अपसपा के लागू किए जाने की यह समीक्षा क्या करेगा। नागालैंड में जैसा मैंने कहा कि अपसपा को हटाए जाने की जो मांग है, जो अपसपा को हटाए जाने की मांग है, वह हटाए जाने की जो मांग है वह केवल और केवल उग्रवादी दलों की ही नहीं है, उग्रवादी समूहों की ही नहीं है। नागालैंड में अपसपा को हटाए जाने की मांग जो है वो अब क्या है, सरकार की भी है और नागरिक समाज के लोगों की भी है। तो यहां पर अगर हम लोग 22वां पॉइंट देखें कि जो नागालैंड है, नागालैंड में अपसपा जो है उसके हटाए जाने की जो मांग है, हटाए जाने की जो मांग है, वह मांग जो है, एक तो आपने देखा कि वह मांग विधानसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित करके आगे बढ़ाई गई। तो इसमें एक तो है कि विधानसभा का क्या है प्रस्ताव है, इसमें यह बात है। दूसरी बात यहां पर है कि जो शांति प्रक्रिया में जो शामिल उग्रवादी दल हैं, शांत प्रक्रिया में शामिल जो उग्रवादी दल हैं, अलगाववादी जो दल हैं, जो ग्रेटर नागालैंड की मांग करते हैं, वे भी मांग कर रहे हैं, वे पहले से ही मांग कर रहे थे। और नागरिक समाज या लोग भी क्या है, 4 दिसंबर को नागालैंड काला दिवस मनाया गया वहां पर। तो जो ये उग्रवादी दल हैं, इसमें नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, आइजक मुइबा जो गुट है वो तो मांग कर ही रहा है। इसके साथ ही 7 नागा पॉलिटिकल आउटफिट्स हैं, जिनका एक क्या है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है एनएनपीजी, नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप। ये जो 7 एनएनपीजी ग्रुप हैं, ये 7 जो एनएनपीजी ग्रुप हैं, नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप, ये भी क्या है मांग कर रहे हैं, ये भी मांग कर रहे हैं। और कुछ ने तो 4 दिसंबर को जो घटना हुई है, उस घटना के लिए क्या है, उस घटना के लिए कह रहे हैं कि हम इसका बदला लेकर क्या है रहेंगे। तो ये है जो यहां पर जो अपसपा है, अपसपा को लेकर कौन से राज्यों की क्या स्थिति है और उसको हटाए जाने की जो मांग है वो किन किन समूहों से क्या आ रही है। आपने देखा, आप जानते होंगे कि मणिपुर में इरोम शर्मिला नाम की एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता ने
दर्जनों साल से ज्यादा अनशन किया अपसपा को हटाए जाने को लेकर। तो वहां एक बहुत बड़ा यह मुद्दा है, पूर्वोत्तर के राज्यों में यह क्या है, एक बहुत बड़ा क्या है, मुद्दा है। अब यहां पर यह भी है कि अपसपा के कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिसको लेकर इतना गुस्सा है। अपसपा के प्रावधान क्या है, तो हम लोग यहां पर नेक्स्ट जो है पार्ट 4 को देखेंगे। ये जो है यहां पर पहले हमने देखा कि अपसपा क्या है, फिर हमने देखा कि अपसपा का इतिहास क्या है। तो बंटवारे से के दंगों से अपसपा का इतिहास शुरू होता है, फिर नागालैंड की बगावत, फिर मणिपुर में जो अलगाववादी गुट थे उनके विद्रोह, इनको कंट्रोल करने के लिए अपसपा क्या लाया गया, फिर जम्मू कश्मीर तक हमने क्या है इसका प्रयोग किया। फिर इसका संवैधानिक आधार, इसके इतिहास को समझने के बाद जो अपसपा है वो भारत के किन हिस्सों में लागू किया गया है और कहां पर हटा लिया गया है और कहां पर हटाए जाने की मांग है। आपने देखा कि त्रिपुरा और मेघालय में हटा लिया गया है, नागालैंड में हटाए जाने की मांग है, असम में, अरुणाचल प्रदेश में और मणिपुर में ये ऑलरेडी क्या है लागू है, जम्मू कश्मीर में भी क्या है ये लागू है। अपसपा के संदर्भ में यहां पर नेक्स्ट जो है ये है पार्ट 4, और यहां पर हम लोग क्या है अपसपा के जो स्ट्रिजेंट प्रोविजंस हैं, जो इसके कठोर प्रावधान हैं, जो इसको कहा जाता है कि बहुत ही दमनकारी किस्म का कानून बनाते हैं, वो क्या है। देखिए, भारत में किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार आमतौर पर नहीं किया जा सकता, जब तक कि कोई संज्ञेय अपराध वगैरह की बात ना हो, पुलिस तो नहीं कर सकती। लेकिन ये जो कानून है, इस कानून की धारा में जो सुरक्षा बल हैं उनको किसी को भी गिरफ्तार करने का आदेश या गिरफ्तार करने की शक्ति क्या है मिल जाती है। तो पहली चीज है कि इसके तहत किसी को भी केवल अंदेशे के आधार पर, वाजिब शक के आधार पर, उचित अंदेशे के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार करने की, अरेस्ट करने की इसमें क्या है शक्ति मिलती है। और दरअसल इसकी जो धाराएं हैं, उन धाराओं में धारा 4 जो है अपसपा की जो धारा 4 है वह इस तरह के क्या है प्रावधान क्या है करती है, किसी को भी गिरफ्तार करने की शक्ति है। इसमें सुरक्षा बलों को नतीजों की चिंता किए बगैर गोली चलाने की शक्ति क्या है प्राप्त होती है, और चाहे जान चली जाए या बचे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें गोली चलाने की शक्ति है, चाहे व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपने देखा होगा कि नागालैंड के मोर जिले में जो घटना हुई, मोन जिले में, वो इसी शक्ति का दुरुपयोग भी मानी जा रही है। तो गोली चलाने की शक्ति है, और यह शक्ति परिणाम की परवाह किए बगैर है। अब आप समझ सकते हैं कि गोली चलाने की शक्ति है, तो ऐसी स्थिति में 2-4 गोली भारत में आप जानते ही होंगे कि सुरक्षा बल, पुलिस बल जो है वो दबंग, सिंघम ऐसी मूवीज भी देखते हैं, तो भारतीय फिल्मों से हम प्रभावित भी होते हैं, तो गोली भारत में ऐसे भी चल जाती है। और भारत में गोलियां तो शादी विवाह में भी चल जाती हैं, जश्न लोग मनाने के क्रम में हर्ष फायरिंग कर देते हैं। राजस्थान में भी एक मामला हर्ष फायरिंग का हो गया था, और वहां पर एक मंत्री के परिवार में शादी थी, इस तरह के प्रकरण हुए। तो भारत में तो आग्नेय अस्त्रों से खेलना भारतीयों में तो क्या है फितरत है। और हमारा पड़ोसी, हमारा छोटा भाई है पाकिस्तान, वहां तो बात बात पर गोली चलती है। वहां पर जब लोग खुश होते हैं, तो जैसे भारत में खुश होते हैं तो डांस करने के लिए उतावले रहते हैं, पाकिस्तान में लोग खुश होते हैं, लाहौर में खास तौर पर, तो वहां पर फायरिंग करते हैं। हमारे यहां भी ये है। तो इसलिए भारतीयों को जब आप पावर दे देंगे तो पावर का मिसयूज, एब्यूज थोड़ा होगा ही। और इसमें इस तरह का पावर्स कह दिया गया, लाइट मूड में बात कर रहा हूं तो ये है। फिर इसी के साथ ही कि इसमें बिना वारंट के तलाशी अभियान चलाने की शक्ति है। सर्च ऑपरेशन क्या किया जा सकता है बिना वारंट के तलाशी अभियान जो है, ये पॉइंट नंबर 21 है।
तलाशी अभियान जो है उसको चलाने, तलाशी अभियान करने की शक्ति भी होती है। बिना वारंट के तलाशी अभियान की भी क्या है, शक्ति होती है। और इसमें क्या है, अभियोजन या अन्य कार्यवाहियों से सुरक्षा बलों को छूट मिलती है। दरअसल केंद्र सरकार की लिखित अनुमति के बगैर सैन्य बलों को अपनी ड्यूटी का निर्वाह करने के लिए अभियोजन से मुकदमा चलने से रोक होती। इसका मतलब कि भले ही नागालैंड में एफआईआर दर्ज हो जाए, लेकिन उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और वहां के लोकल कोर्ट में नहीं चलाया जा सकता। इसका मतलब कि जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन या करने के नाम पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस इसमें ऑपरेट करती हैं, उनको यहां पर बहुत बड़ी क्या छूट क्या मिल जाती है। तो बिना वारंट के तलाशी अभियान, इसके साथ ही क्या है, अभियोजन से भी छूट क्या होती है। केवल अभियोजन या उनके ऊपर मुकदमा तभी चलाया जा सकता है जब केंद्र सरकार लिखित अनुमति दे। केंद्र सरकार जो है जब तक लिखित अनुमति नहीं देगी तब तक प्रोसिक्यूशन से क्या है, उनको छूट है। तो अभियोजन से छूट या अन्य जो कानूनी कार्यवाहियां हैं, अन्य जो कानूनी कार्यवाहियां हैं, उन अन्य कानूनी कार्यवाहियों से क्या है, उन्हें छूट प्राप्त हो जाती है। और इसके साथ ही किसी भी ऐसे स्थान, किसी भी ऐसे स्थल परिसर जहां पर कोई छिपा हुआ है, जहां पर हथियार रखे गए हैं, उनको पूरी तरह से उड़ाने, समाप्त करने की भी शक्ति इसमें कह दी गई है। तो यहां पर क्या है कि किसी भी स्थल या परिसर को जहां पर अंदेशा है कि कोई छिपा हुआ है, उसको क्या है, उसको नष्ट करने की शक्ति भी कह दी गई है। अब आप इन प्रावधानों से ये समझ पा रहे होंगे कि अप्सपा कितना कठोर कानून है। अप्सपा में कितना सिक्योरिटी फोर्सेस को पावर मिल जाता है। और पावर ही नहीं मिलता, पावर के बाद क्या है, जैसे भारत में फर्जी इनकाउंटर हमारे पुलिस बल के जवान भी, राज्य पुलिस के जवान भी कर देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें क्या है, उसकी भरपाई करनी पड़ती है। महाराष्ट्र में जो एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड था, उसने बहुत लोग या उसके ऊपर आरोप लगे, दया नायक जिससे प्रेरित जो एक सीरियल भी आता है, तो वहां पर आरोप लगा कि वहां पर जो कॉप थे, मुंबई पुलिस के कुछ सुपर कॉप्स थे, उन्होंने कुछ फर्जी इनकाउंटर भी किए या कुछ गलती से उनसे क्या है, इनकाउंटर्स क्या है हो गए। तो बाद में उनको इसका क्या है, खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन इसमें क्या है, बाद में भी खामियाजा भुगतने की संभावनाएं बहुत कम हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अप्सपा तभी लागू होता है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इससे जुड़ी हुई है कि जब किसी क्षेत्र को अशांत घोषित किया जाए। अब क्षेत्र को जैसे ही आप अशांत या डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करते हैं, तो आपके मन में यह सवाल आएगा कि ये डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कौन करता है। तो ये डिस्टर्ब एरिया जो है वो राज्य का राज्यपाल घोषित कर सकते हैं। अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी के प्रशासक घोषित कर सकते हैं, या केंद्र सरकार क्या घोषित कर सकती है। तो यहां पर जो राज्यपाल को शक्तियां हैं, और राज्यपाल जो है वो 356 के तहत बंधा हुआ है या वो केंद्र सरकार का एजेंट भी है। तो कई बार इसको फेडरल ढांचे के विपरीत भी क्या माना जाता है कि राज्य सरकारें तैयार नहीं होती, लेकिन राज्यपाल को गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश जाता है कि आप इस क्षेत्र को डिस्टर्ब एरिया घोषित करिए। तो यहां पर यह है। अब यहां कुल मिलाकर इसको थोड़ा सा और इलुबरेट करें। इसको जब आप और इलुबरेट करेंगे तो 5 या अधिक लोगों के जमा होने पर या हथियार लेकर चलने की निषेधाज्ञा का आदेश अगर जारी है, तो अप्सपा के तहत सुरक्षा बलों को गोली चलाने की छूट है, चाहे किसी की मौत ही क्यों न हो जाए। जो हमने यहां पर यह कहा, अब उसको और एक्सप्लेन कर रहा हूं कि गोली चलाने की शक्ति है किस स्थिति में है। शर्त नंबर 1,
5 या उससे अधिक लोग इकट्ठा हो रहे हो। शर्त नंबर 2, हथियार लेकर चलने के खिलाफ निषेधाज्ञा का आदेश जारी हो। शर्त नंबर, यहां पर ये दोनों अगर स्थितियां हैं तो दोनों स्थितियों में से किसी एक के होने पर जो अपसपा के तहत जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको गोली चलाने की क्या होती है, छूट होती है। तो ये जो गोली चलाने की जो शक्ति है, गोली चलाने की जो शक्ति है, यह 5 या अधिक जो लोग हैं उनके इकट्ठा होने पर और मान लीजिए कि पहले से ही एक निषेधाज्ञा क्या है, जारी की गई है। फिर इसी तरह से अगर हथियार लेकर चलने को निषेधाज्ञा जारी है कि आप हथियार लेकर नहीं चल सकते, हथियार लेकर चलने की निषेधाज्ञा का आदेश जो है वो जारी है, और इसके बावजूद कोई हथियार लेकर चल रहा है तो यहां पर गोली चलाने की शक्ति है। मोन जिले में, नागालैंड में जो घटना हुई उसमें कहा जाता है कि जो कोयला की खदान में काम करने वाले जो श्रमिक थे उनमें से एक के पास हथियार था, और इसमें गलती से जो पैरा 21 के सिक्योरिटी फोर्स जो थी उसके जो जवान थे उन्होंने उनको उग्रवादी क्या है समझ लिया। इसी तरह से क्या है कि किसी ऐसे संदेह में, वाजिब संदेह पर गिरफ्तारी करने की छूट है, और जब यह लगे कि यहां पर व्यक्ति क्या है अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो वह संज्ञेय अपराध, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है कर देगा। तो गिरफ्तार करने की जो शक्ति है यहां पर किस आधार पर है, यह वाजिब संदेह पर है, वाजिब संदेह पर है। और यह जो वाजिब संदेह है वह किस बात का है कि अगर व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह क्या करेगा, वह व्यक्ति जो है वह व्यक्ति कोई संज्ञेय अपराध क्या है कर देगा। तो इस तरह से ये यहां पर अपसपा के कठोर प्रावधान हैं, और ये अपसपा के जो कठोर प्रावधान हैं वो आप देख सकते हैं कि इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को, ये सिक्योरिटी फोर्सेस को एम्पावर करता है कि कोई भी कंडक्ट ऑपरेशन कहीं पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। अरेस्ट एनीवन विदाउट प्रायर नोटिस और वारंट, search of any premises without warrant, destroy any hideout shelter और arms dumps, किसी भी को भी hideout को, किसी भी हथियारों के जखीरा इकट्ठा की गई जो चीज है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। विदाउट सैंक्शन यहां पर क्या है, इसमें नो वन कैन बी प्रोसिक्यूटेड, कोई भी प्रोसिक्यूट क्या है नहीं किया जाएगा। और अपसपा में कंकरेंट पावर्स हैं, कंकरेंट मतलब समवर्ती शक्तियां हैं। राज्य का राज्यपाल भी अपसपा के तहत किसी उप क्षेत्र को अशांत क्षेत्र या डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर सकता है, और केंद्र सरकार भी कर सकती है। इसीलिए अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि अपसपा कब लागू होता है, ऑप्शन 1 जब किसी राज्य का राज्यपाल अशांत क्षेत्र की अधिसूचना घोषित करे, ऑप्शन बी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक अधिसूचना घोषित करें, ऑप्शन सी केंद्र सरकार अधिसूचना क्या है घोषित करे। तो आप यहां पर ऑप्शन डी लेंगे सभी के संदर्भ में। अपसपा के अंतर्गत अशांत क्षेत्र की अधिसूचना होने के बाद क्या है ये सब पावर्स क्या है मिल जाते हैं। तो इनसे आपको अंदाजा लग रहा होगा कि सेना के हाथ में, सुरक्षा बलों के हाथ में, जैसे असम राइफल्स के हाथ में, पैरा 21 के हाथ में कितनी क्या है यहां पर किस तरह की शक्तियां क्या है प्राप्त हो जाती हैं। अब यहां पर एक बहुत संजीदा, बहुत ही गंभीर प्रश्न ये है कि अपसपा जरूरी है कि गैर जरूरी है। अब इस बात को देखते हैं। जो पार्ट 5 है, तो पार्ट 5 जो है यहां पर क्या है, यह क्या क्या है, तो यहां पर पार्ट 5 जो है इसको देखते हैं, और वह पार्ट 5 है कि अपसपा जो है, अपसपा के पक्ष में, अपसपा के पक्ष में और इसके साथ ही अपसपा के विपक्ष में जो बातें कही जा रही हैं वो क्या क्या है। सबसे पहली बात यह है कि सशस्त्र बलों की दलील है
कि अपसपा जरूरी है, क्योंकि अलगाववाद विरोधी अभियान जो होते हैं वो युद्ध जैसे हालात में चलते हैं। तो यहां पर क्या है कि जो लोग कहते हैं कि अपसपा जरूरी है, अपसपा जरूरी है किसके लिए? ये सशस्त्र बलों की दलील है। सशस्त्र जो बल हैं उन बलों की क्या है, उनके जो आला अधिकारी हैं उनकी क्या है, दलील है। और दलील में सबसे बड़ी बात क्या है कि अलगाववाद विरोधी जो अभियान है वो युद्ध जैसे हालात में क्या चलाए जाते हैं, क्योंकि अलगाववाद विरोधी जो अभियान है, अलगाववाद विरोधी जो अभियान है वह विरोधी अभियान जो है, अभियान युद्ध जैसे हालात में चलाए जाते हैं। युद्ध जैसे हालात में क्या है, ये क्या है, चलाए जाते हैं। पहला एक इंपॉर्टेंट पक्ष वाला पॉइंट ये है। लेकिन जो अपसपा को गैर जरूरी मानते हैं उनका कहना है कि पूर्वोत्तर का अलगाववाद सामाजिक आर्थिक उपद्रव है और यह युद्ध नहीं है, इसमें सेना उतारने की कोई जरूरत नहीं है। और मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं के संगमा, उन्होंने इंडिया टुडे से, बिल्कुल इंडिया टुडे के कौशिक डेका से इंटरव्यू में यह कहा कि पूर्वोत्तर का जो अलगाववाद है वो सामाजिक आर्थिक उपद्रव है, युद्ध ये बिल्कुल नहीं है और इसमें सेना के उतारने की जरूरत नहीं है। ताकत का बर्बरतापूर्ण जो इस्तेमाल है उसका बुरा असर होगा। तो इस तरह से जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, जो अपसपा है वह अपसपा क्या है, वह जरूरी नहीं है, जो लोग ये कह रहे हैं उनका यहां पर लॉजिक क्या है, उस लॉजिक को आप समझें। तो यहां पर जो लॉजिक है उस लॉजिक में की कहा जा रहा है कि अपसपा जो है गैर जरूरी है क्योंकि पूर्वोत्तर का जो अलगाववाद है वह अलगाववाद एक सामाजिक आर्थिक अशांति है, अनरेस्ट है। इसमें सेना को उतारने की जरूरत नहीं है, सेना को उतारने की जरूरत क्या है, नहीं है। और इसका असर क्या होगा, ताकत का इस्तेमाल जो होगा वो बहुत गलत होगा। यह बात क्या है, कही जा रही है। जो लोग जरूरी मान रहे हैं वो ये कहते हैं कि सशस्त्र बलों का योगदान कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए पुलिस बलों के साथ स्थिति को संभालने का रहा है। और कुछ राज्यों में जहां पर हालात संभले हैं, बेहतर हुए हैं, चाहे वो त्रिपुरा में अब अपसपा की जरूरत नहीं रही या मेघालय में जरूरत नहीं रही, तो उसमें सशस्त्र बलों का क्या है, योगदान है। तो जो लोग यहां पर इसको सपोर्ट करते हैं वो ये यहां पर ये कह रहे हैं कि जो सशस्त्र बल हैं, सशस्त्र बलों का योगदान अशांत जो क्षेत्र हैं, इन अशांत क्षेत्रों में पुलिस बलों के साथ मिलकर, जो पुलिस बल हैं, पुलिस बलों के साथ मिलकर स्थिति को संभालने का है। जो स्थिति है उस स्थिति को संभालने का है, स्थिति को संभालने का है।
लेकिन जो लोग विपक्ष में हैं वो ये कहते हैं कि अपसपा साहब दमनकारी कानून है, यह मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन करता है, सुरक्षा बलों को इसमें व्यापक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं और आपकी जरूरत अपसपा नहीं है। आप अशांत क्षेत्रों में अपसपा की जगह पर यूएपीए लागू कर दीजिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, गैर कानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम से भी काम चला सकते हैं। तो यहां पर वे कहते हैं कि वे इस बात को ही नकार रहे हैं कि पुलिस बलों के साथ मिलकर इसने हालात को ठीक किया है। दरअसल पिछले 4-5 वर्षों में एक आरटीआई स्रोत से यह जानकारी मिली है कि 186 से अधिक मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले जहां जहां अपसपा लागू किया गया है वहां पर है। तो यहां पर जो इसके अगेंस्ट में हैं, वो अगेंस्ट वाले लोग क्या कहते हैं? वे लोग यहां पर ये कह रहे हैं कि अपसपा जो है, अपसपा एक दमनकारी कानून है, यह दमन करता है, एक दमनकारी कानून है और यह मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन करता है। जो मानवाधिकार हैं, इन मानवाधिकारों का यह क्या करता है? घोर उल्लंघन करता है, मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन करता है अपसपा जो है यहां पर। और इसके साथ ही सुरक्षा बलों को इससे इतनी व्यापक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। इसका कारण क्या है? कारण इसका है कि अपसपा सुरक्षा बलों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को व्यापक शक्तियां प्रदान कर देता है। और कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि यहां पर यह कहना है कि आपको अपसपा की जरूरत ही नहीं है। आप अशांत क्षेत्रों में यूएपीए का प्रयोग करके भी, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का भी प्रयोग करके लोक व्यवस्था का रख रखाव कर सकते हैं। तो यहां पर यह जो पॉइंट है, इस पॉइंट के संदर्भ में हम लोग यहां देख सकते हैं कि यह जो पॉइंट है, इस पॉइंट में कि अपसपा को हटाकर, अपसपा जो है, अपसपा को हटाकर यूएपीए 1967 के द्वारा भी लोक व्यवस्था का पब्लिक जो ऑर्डर है, इस पब्लिक ऑर्डर का जो रख रखाव है, वह रख रखाव किया जा सकता है। यह बात यहां पर रख रखाव जो है वह किया जा सकता है। यह बात यहां पर कही गई। तो यहां हम लोग जो है इस पॉइंट को इस तरह से रख सकते हैं अपसपा के संदर्भ में। ठीक है, ये है पॉइंट। फिर यहां पर आप ये देखेंगे कि ये जितने पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं अपसपा के कॉन्टेक्स्ट में, यहां पर एक और बात कही जा रही है कि अपसपा का जो पक्ष लेते हैं वो कहते हैं कि अनुच्छेद 34 को देखिए, मार्शल लॉ या सेना विधि के किसी भी क्षेत्र में लागू होने का और मूल अधिकारों के निर्बंधन का वहां पर सीधे सीधे उल्लेख है। वहां पर सीधे सीधे कहा गया है कि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या पुनः स्थापना के संबंध में सेना विधि को लागू किया जा सकता है। तो अपसपा का जो प्रयोग है, उस प्रयोग को कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर तीसरा पॉइंट है कि अनुच्छेद 34 सेना विधि को, जो सेना विधि है, उस सेना विधि को, मार्शल लॉ को, जो मार्शल लॉ है, इस मार्शल लॉ को लागू करने का उल्लेख करता है, लागू करने का उल्लेख करता है और मूल अधिकारों के निर्बंधन का भी उल्लेख है। इसमें यह भी उल्लेख है कि फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर एंड रिस्टोरिंग ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, इन दोनों के लिए मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। तो यहां पर क्या है,
व्यवस्था को बनाए, व्यवस्था के रख रखाव के लिए और इसके साथ ही पुनः स्थापन के लिए सेना विधि मार्शल लॉ लागू किए जाने का उल्लेख है। इसलिए तर्क यहां पर है कि भाई ये संवैधानिक भी है, मतलब जो पक्ष वाले लोग हैं वो कहते हैं कि ये संवैधानिक भी है। लेकिन यहां पर दूसरी तरफ है कि उग्रवादियों के अधिकारों पर आपको निर्बंधन लगाना है, उग्रवादियों के मूल अधिकारों को सीमित करना है, या शांति स्थापित करने के नाम पर, व्यवस्था को बनाए रखने के नाम पर आप जो आम नागरिक हैं उनके अधिकारों को खत्म करने लगे। तो यहां पर इसका काउंटर यह किया जाता है कि दरअसल यहां पर उग्रवादियों के मूल अधिकारों को सीमित करने के साथ साथ यह नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं, उन नागरिकों के मूल अधिकार हैं उनको क्या करता है, ये समाप्त कर देता है। इसलिए भी अपसपा जो है वो क्या है, गैर जरूरी है। ये काउंटर क्या है किया जा रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं इसी आधार पर कि अपसपा जो है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है, यह शांति स्थापना के लिए जरूरी है। यह शांति स्थापना जो है उसके लिए क्या है, यह क्या है, जरूरी है। अपसपा शांति स्थापना के लिए जरूरी है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अपसपा शांत प्रक्रिया के लिए ही सबसे बड़ी बाधा बन गया है। इरोम शर्मिला के अनशन को याद करिए, आमरण अनशन जो उन्होंने अपसपा के खिलाफ मणिपुर में किया था, और 4 दिसंबर 2021 को नागालैंड के मोन जिले में हुई घटना के बाद नागा शांति प्रक्रिया में जिस प्रकार का खतरा उत्पन्न हुआ है, उससे यह सिद्ध होता है कि अपसपा खुद अपने आप में क्या शांति प्रक्रिया में बाधा बन गया है। तो यहां पर जो लोग इसके अगेंस्ट हैं, वो अगेंस्ट वाले लोग ये कह रहे हैं कि अपसपा अब जो है, अब शांति प्रक्रिया में, जैसे नागालैंड में जो मोदी जी के आने के बाद 2015 से जो एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ था, पहले नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुइबागुट से हुआ, फिर उसके बाद दूसरे जो 7 जो है नागा नेशनल पॉलिटिकल जो ग्रुप्स थे, एनएनपीजी जो थे, उनके साथ हुआ। वो उसमें से कुछ ने अब खुला ये कहा है कि हम निर्दोषों की हत्या का बदला लेकर रहेंगे और अपसपा जब तक नहीं हटाई जाएगी। अब 2 मांग हो गई नागा जो उग्रवादी समूह हैं। पहले वे अलग निशान और अलग संविधान की बात तो कर ही रहे थे, जहां पर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से आगे जाने की जो बात है वो रुक गई। और आप जानते होंगे कि नागालैंड के जो पूर्व राज्यपाल रवि साहब थे, उनका बाद में क्या है बहुत ही दुराव हो गया, जो पूरी प्रक्रिया को पटरी पर लेकर आए थे। तो उन्होंने यहां पर, या नागा जो संगठन थे वे अलग संविधान की मांग करने लगे, अलग झंडे की मांग करने लगे। अब वो कह रहे हैं कि अपसपा को भी आप हटाओ। तो अपसपा अब शांत प्रक्रिया में क्या है, सबसे बड़ी बाधा है। ये सबसे बड़ी बाधा है। और पूर्वोत्तर के जितने भी उग्रवादी धड़े हैं, ये क्या है, ये इनकी मांग का अब ये क्या हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस घटना ने वो ट्रिगर पॉइंट दे दिया जिसमें जो राजनीतिक दल हैं, वो राजनीतिक दल भी क्या है, इस बात को मांग करने लगे हैं। 2023 में नागालैंड में चुनाव होने हैं। तो नागालैंड में चुनाव होने के पहले वहां पर जो मुख्यमंत्री रियो हैं, वो चाहते हैं कि लोगों की नाराजगी उन्हें न झेलनी पड़े, इसलिए अपसपा को क्या है, हटा लिया जाना चाहिए। तो यहां पर चौथा जो पक्ष और विपक्ष का, अपसपा को लेकर जो पक्ष और विपक्ष का जो पॉइंट है, वो यहां पर चौथा जो पॉइंट है वह ये है। इसके साथ ही अपसपा के संदर्भ में यहां पर
जो पांचवा पॉइंट है उस पांचवें पॉइंट को भी आप समझें कि जो इसके पक्ष में बात जो कही जा रही उसको आप समझें। ज्यादातर रक्षा अधिकारियों का कहना है कि चूंकि विद्रोह विरोधी जो कार्रवाइयां होती हैं अत्यंत जोखिम भरी होती हैं, उनमें बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करनी होती है, इसलिए अपसपा जो सरीखा जो सुरक्षा कवच है वो जरूरी है। मतलब यहां पर पहले यह कहा गया कि युद्ध जैसे हालात हैं, यहां पर क्या है, अब यह कहा जा रहा, थोड़ा सा अलग कहा जा रहा कि युद्ध नहीं है, लेकिन जो यहां पर जो अपसपा के समर्थन में जो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो बात आती है कि भाई हमें एक सुरक्षा कवच की आवश्यकता होती है जो इस हालात में क्या है काम करते हैं। एक सुरक्षा कवच की जो है वह क्या है आवश्यकता होती है जो जोखिम भरी और तत्काल प्रतिक्रिया की अपेक्षा, तत्काल जो प्रतिक्रिया वाली स्थितियों में सुरक्षा बल जब काम करते हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो सिक्योरिटी फोर्सेस क्या है, काम क्या है, सुरक्षा बल जो है वह क्या है काम करते हैं। तो सुरक्षा कवच की जो होती है वह क्या होती है, ज्यादा आवश्यकता क्या है होती है। लेकिन दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि अपसपा के तहत सुरक्षा बलों को प्राप्त असीमित शक्तियों की वजह से ही दरअसल क्या है नागरिक अधिकारों को या यहां पर मानव अधिकारों का क्या हनन होता है। तो यहां पर क्या है कि असीमित जो शक्तियां हैं, दरअसल इन असीमित शक्तियों का दुरुपयोग होता है और यह जो दुरुपयोग है, ये जो मिसयूज है, इस मिसयूज की वजह से ही एक डिमांड आती कि सेना को क्षेत्र से ही पूरी तरह से क्या हटा लिया जाए। अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि कई राज्यों में जैसे जम्मू कश्मीर में केवल अपसपा को ही हटाने की मांग नहीं हुई, सेना को भी हटाने की मांग हो गई। तो यहां पर दुरुपयोग होता है और इस दुरुपयोग से क्या होता है, इससे अपसपा को ही नहीं, जो अपसपा है, अपसपा को ही नहीं बल्कि सेना को भी, जो सेना है, सेना को भी हटाने की जो मांग है वह हटाने की मांग क्या है, वह क्या है होने लगती है, हटाने की मांग होती है। जम्मू कश्मीर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। एक समय में जो जम्मू कश्मीर था उसमें एक प्रमुख मांग थी कि सेना को हटा लिया जाए, सेना की जरूरत क्या नहीं, और ये नागरिक संगठनों की तरफ से होती है। जो रक्षा बल है वो कहते हैं कि हिंसा बगावत और अलगाववाद की देन है और शांति के पहले बगावत को कुचलना होगा। लेकिन जो इसके विपक्ष में वो कहते हैं कि रिटेलिएशन में हिंसा भी होती है, भड़काऊ हिंसा पैदा हो रही है और यहां पर क्या है, आज नहीं तो कल इस हिंसा का क्या है बदला लिया जाएगा। तो यहां पर क्या है कि हिंसा को लेकर भी जो पक्ष और विपक्ष वाले हैं उनकी अलग अलग दलीलें हैं। यहां पर जो पक्ष में है वे कहते हैं कि जो हिंसा है वो बगावत और अलगाववाद की देन है, बगावत और अलगाववाद की क्या है देन है, अलगाववाद की देन है। लेकिन जो विरोधी हैं, जो अपसपा हटाया जाना या अपसपा को लगाया जाना जो यहां पर गैर जरूरी मानते हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनका कहना है कि दरअसल ये हिंसा रिटेलिएशन में हो रही है। अब सुरक्षा बलों के द्वारा जो हिंसा है उस हिंसा की प्रतिक्रिया में उग्रवादी हिंसा करते हैं। यह बात सही है कि उग्रवादियों ने शुरू में हिंसा की, लेकिन एक चक्र क्या है बन गया है। तो यहां पर क्या है कि प्रतिक्रियात्मक हिंसा क्या हो रही है, प्रतिक्रियात्मक और भड़काने वाली हिंसा जो है, भड़काने वाली हिंसा जो है वह हो रही है और इसलिए इसको जो है बगावत और अलगाववाद से ही दे नहीं बल्कि एक हिंसा करने की
दरअसल क्या है स्थितियां निर्मित हो गई हैं। जो लोग समर्थन करते हैं वो कहते हैं कि साहब देखिए 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट कमेटी थी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इसने क्या है अपसपा को रद्द किए जाने के प्रस्ताव को नकार दिया था, या अपसपा को हटाए जाने का, पूर्वोत्तर से जो हटाए जाने का जो प्रस्ताव था वह प्रस्ताव क्या है नकार दिया। यह बात यहां पर कही गई। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अपसपा की समीक्षा के लिए बनी न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी समिति ने 2004 में इसे पूरी तरह से रद्द करने की सिफारिश की थी। तो यहां पर हम लोग ये लिखेंगे कि अपसपा की समीक्षा के लिए, अपसपा की समीक्षा के लिए बनी समिति जो है उसमें न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी समिति, न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी जो समिति है, यह जीवन रेड्डी समिति जो है ने पूरी तरह से रद्द करने की बात की थी कि पूरी तरह से इसको क्या कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। तो रद्द करने की क्या है सिफारिश की थी। और इसके साथ ही कि अपसपा की वजह से सशस्त्र बल जो है वो जनता की उग्र प्रतिक्रिया का सामना कर रहे हैं। जो विरोधी थे वो विरोधी धड़े उग्रवादियों के वे लाभप्रद स्थिति में आ गए हैं। और नागालैंड की घटना के बाद अब वो क्या करेंगे कि अब उग्रवादियों की भर्ती करना उनके लिए और आसान हो जाएगा, क्योंकि उनको हमदर्दी कहीं ना कहीं जनता में मिल जा रही है। तो अपसपा का अब क्या है नुकसान और ज्यादा होगा। नागालैंड की जो शांति प्रक्रिया है वो बाधित तो होगी ही होगी। अपसपा का एक बहुत बड़ा नुकसान ये होगा कि पूर्वोत्तर में जो उग्रवादी दल हैं उनको सेना की इस कार्रवाई की वजह से अब लोगों की एक सहानुभूति भी मिल सकती है, और ऐसी स्थिति में वे क्या है युवाओं की भर्ती अपने संगठनों में क्या कर सकते हैं। तो ये अपसपा के पक्ष और विपक्ष के संदर्भ में क्या है बातें हैं। कुल मिलाकर विपक्ष के भी तर्क बहुत मजबूत हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके इस तर्क को हम लोग नकार नहीं सकते कि इंसर्जेंसी वाली जो भी सिचुएशंस होती हैं वहां पर नॉर्मल पावर्स को लेकर काम नहीं किया जा सकता। वहां पर आपको कुछ ज्यादा शक्तियों की जरूरत होती है। जैसे संविधान में आपातकाल लगाए जाने पर कार्यपालिका के पास विशेष शक्तियां आ जाती हैं, उसी तरह से जहां पर अशांति है, जो उपद्रवग्रस्त क्षेत्र हैं, डिस्टर्ब्ड एरिया हैं, वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस काम करती हैं उनको कुछ स्पेशल पावर्स की जरूरत क्या है पड़ती है। रावण को मारने के लिए राम को भी क्या है शक्ति पूजा करनी पड़ी थी। तो राम की जो शक्ति पूजा थी वो आप जानते होंगे कि निराला ने अपनी कविता में महान कालजयी जो कविता है उनकी राम की शक्ति पूजा में लिखा था। तो जब आप किसी भी दुर्दांत उग्रवादी संगठन से लड़ते हैं तो वहां पर नॉर्मल पावर्स को क्या है यहां पर यूज करके आप नहीं लड़ सकते। दरअसल ज्यादा पावर आने से जो ज्यादा जिम्मेदारी हो आ जाती है वो हम लैक कर रहे हैं। समस्या यहां पर यह है कि वो हम लैक कर रहे हैं और वो लैकिंग हमारे लिए क्या है समस्या क्या है बन रही है। अब यहां पर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखेंगे कि जो अपसपा पर समीक्षा के लिए जो समितियां बनी हैं, समितियां जो बनी हैं, उन समीक्षा समितियों को क्या है हम लोग यहां पर क्या है देखेंगे। समीक्षा समितियां क्या क्या हैं। तो पहला है कि न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी समिति क्या है 2004 में बनाई गई। न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी समिति 2004 में बनाई गई। और अभी मैंने आपसे यह मेंशन किया कि समिति ने अपसपा को पूरी तरह से रद्द करने की सिफारिश की।
जब आप वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित जो प्रशासनिक सुधार आयोग है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट पब्लिक ऑर्डर को पढ़ेंगे तो पब्लिक ऑर्डर वाली जो रिपोर्ट है, प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक व्यवस्था की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो इस रिपोर्ट में आप यहां पर देखेंगे, आप पाएंगे कि अपसपा को खत्म करने की क्या है बात की गई है। अपसपा को यहां पर भी क्या है, समाप्त करने की बात कही गई है। लेकिन यहां पर सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, भारत में कई कैबिनेट कमेटीज हैं, उसमें जो सिक्योरिटी कमेटी थी 2015 में, जिसके चेयरपर्सन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, प्रधानमंत्री ही कैबिनेट कमेटी का चेयरपर्सन होता है। तो यहां पर इस कैबिनेट कमेटी ने, या जो कैबिनेट कमेटी है सीसीएस 2015 कैबिनेट सुरक्षा पर बनी, जो कैबिनेट समिति थी, कैबिनेट समिति, इसकी जो अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस समिति ने बीपी जीवन रेड्डी के जो सुझाव थे, उन सुझावों को इस समिति ने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। ये जो सुझाव थे, इन सुझावों को क्या है, मानने से मना कर दिया, और जो अपसपा है उसको बनाए रखने की क्या है बात की। इसके साथ ही चौथा, सर्वोच्च न्यायालय के सामने अपसपा का मामला जो आया वो नॉन जुडिशियल किलिंग्स के मामले में आया 2016 में। तो 2016 में गैर न्यायिक जो हत्यावाद था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपसपा सुरक्षा बलों को, सशस्त्र बलों को खुली छूट की गारंटी क्या है, नहीं देता है। फिर इसके साथ ही पांचवी बात यहां पर ये कि संसदीय समिति जो 2018 की थी, तो संसदीय समिति ने इस बात को स्वीकार किया कि त्रिपुरा जैसे राज्यों में अपसपा को हटाए जाने पर शांति स्थापित करने में पर्याप्त सफलता मिली है। यहां पर क्या है, शांति स्थापित करने में त्रिपुरा जो है, इसमें पर्याप्त सफलता क्या है, मिली है। और इसके साथ ही विवेक जोशी पैनल, जो भारत के जनगणना महापंजीयक हैं विवेक जोशी साहब, तो विवेक जोशी जी की अध्यक्षता में एक पैनल गठित किया गया है। और ये जो विवेक जोशी पैनल है, ये नागालैंड के मामले में ये देखेगा कि जो अपसपा है उस अपसपा को लगाया जाए या ना लगाया जाए। नागालैंड की जो शांति प्रक्रिया है वह अपसपा के खत्म करने से अब जुड़ चुकी है, जैसा मैंने कहा। और नागालैंड में जो बगावत की जो खूनी दास्तान रही है, उस बगावत की दास्तान को अगले किसी क्लास में आपसे क्या डिस्कस करेंगे। तो ये अपसपा की विभिन्न पक्ष हैं जो आपको जानने चाहिए। इस बार के एग्जाम में, चाहे वो आईएएस मेंस का एग्जाम हो, यूपीपीसीएस हो, आरएएस मेंस हो, चाहे वो 2 मार्कर हो, 5 मार्कर हो, 10 मार्कर हो, चाहे यूपीपीसीएस के 8 अंक के सवाल हो, 12 अंक के, या यूपीएससी के जो 250 शब्दों में लिखे जाने वाले सवाल होते हैं, उन सभी सवालों के लिए, प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए ये एक जरूरी डिस्कशन है जो आपको बहुत ध्यान से सुनना, समझना चाहिए, और इस पर नोट्स भी आपको बनाना चाहिए। ये सब जो ऐसे टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स आपसे परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पहले भी पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद।